अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? होपफुली आप सब ठीक होंगे। अच्छा, मैंने आपको ये असाइनमेंट दी हुई थी कि आपने व्यूज़ बनाने थे कुछ, तो होपफुली आपने बना ली होंगे। ये कुछ बच्चे जो मेरे साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं उन्होंने भी बनाए हैं, और उनमें से एक बच्चे ने ये रजिस्टर वाला व्यू बनाया है। और अब इस व्यू को, ये देखें रिसोर्स के अंदर, ये बल्कि ये बाहर ही मैंने पेस्ट कर दिया, उसने मुझे सेंड किया था और मैंने ये व्यू इससे बाहर ही पेस्ट कर दिया। मैं इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ। आपको पता है कि जो व्यूज होते हैं वो यहाँ अंदर व्यूज के अंदर होते हैं, तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो अब ये व्यू जो है वो हमारे व्यूज में आ जाएगा। नहीं हुआ, एक मिनट। यहाँ से मैं इसको कट करता हूँ और मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ। चलें जी, अब ये हमारा बिल्कुल सही हो गया है। ये हमने कुछ लास्ट टाइम भी व्यूज बनाए थे, स्टूडेंट, वसीम और वेलकम का। और अभी इसी तरीके से मैंने एक रजिस्टर का व्यू एक स्टूडेंट से बनवाया है, बूटस्ट्रैप को यूज करते हुए उसने बनाया है। तो हमें इसको एक्सेस करना हो, हमें वेबसाइट पर इसको देखना हो कि किस तरीके का ये बना हुआ है। ये तो कोड लिखा हुआ है ना, तो मैंने देखना है कि इसकी लुक कैसी है। जब ये शो होता है, डिस्प्ले होता है, तो तब इसकी लुक कैसे आती है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर राउट में जाना पड़ता है। ये रहे राउट्स, और राउट्स के अंदर वेब डॉट पीएचपी में आना पड़ता है। और यहाँ पर हमें वो राउट लिखना पड़ता होता है। कंट्रोलर भी हमें इसके लिए बनाना पड़ेगा, वो बाद में बनाएंगे। अभी इसको सिंपली मैं देखना चाहता हूँ कि ये किस तरह का बना हुआ है। मैं इसको अपने एक राउट जो पहले लिखा हुआ था उसी को कॉपी कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि इसका जो यूआरएल है वो होना चाहिए रजिस्टर के। अगर कोई बंदा अपने वेब के अंदर होम के बाद स्लैश रजिस्टर लिखता है तो उसको रजिस्टर वाला व्यू जो है वो नजर आना चाहिए। ये देखिए, ये रिटर्न व्यू रजिस्टर, रजिस्टर वाला व्यू जो कि ये बनाया है मैंने यहाँ पर अपने व्यूज के अंदर, वो वाला इसको शो होगा। ये जरूरी नहीं कि जो यहाँ पर हमने ये वाला लिखा है वही यहाँ पर लिखें, इसको हम अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं। हम गेट रजिस्टर लिख देते हैं, इसका नाम गेट रजिस्टर, के रजिस्टर हो जाए। और इस के यूआरएल पर जब कोई बंदा ये गेट रजिस्टर लिखे तो हमें क्या चीज डिस्प्ले होनी चाहिए? हमें ये रजिस्टर वाला जो है व्यू वो डिस्प्ले होना चाहिए। तो उसके लिए हमने ये टर्मिनल में आकर अपने प्रोजेक्ट को रन करना होता है। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया और इसको रन करने से पहले आपने जैम्प को चला लेना होता है। मैंने चलाई हुई है ये वाली जैम्प, यहाँ पर ये देखें दोनों स्टार्ट हुई हुई है, ग्रीन हुई हुई है, मतलब कि चल रही हैं। और ये चलाने के बाद आपने यहाँ पर लिखना होता है, कमांड होती है php artisan सर्व, ये आपको अब याद हो जानी चाहिए। इससे हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रन हो जाता है, चल पड़ता है, सर्व हो रहा होता है अपने सर्वर पर। तो यहाँ पर अभी लिंक आ जाएगा एक, और उस लिंक को हम यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो होम पेज है, हमें ये यहाँ पर वेबसाइट का जो व्यू है वो इस तरीके का नजर आ रहा है। यहाँ पर ये फर्स्ट पेज है। और मैं चाहता हूँ कि अगर कोई बंदा यहाँ पर स्लैश जो कि मैंने यूआरएल बनाया था गेट रजिस्टर के नाम का, REGISTER रजिस्टर के नाम का मैंने बनाया था, मैंने कहा इसको कोई अगर हिट करता है, इसको जो चलाता है, तो रजिस्टर वाला जो व्यू है वो शो होना चाहिए। और ये वाला व्यू बच्चे ने बनाया, बहुत अच्छा बनाया, वेरी गुड। और इसको यहाँ से हमने अपना रजिस्टर करवाना, अपना यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड लिख कर। और फिर हमने क्या करना है, हमने इसको करवाना है, सेव करवाना है। अब मेन मकसद हमारा इसको सेव करवाना है। तो हमें सबसे पहले कंट्रोलर की ज़रूरत है। इस व्यू को मैं बगैर बगैर कंट्रोलर के वैसे ही डायरेक्ट ही यहाँ से शो करवा रहा हूँ। आपको पता है कि कंट्रोलर के ज़रिए भी आप शो करवा सकते हैं या डायरेक्ट भी शो करवा सकते हैं। तो मैंने डायरेक्टली राउट के अंदर इसको शो करवा दिया है। अब मैं इसका एक कंट्रोलर बनाना चाहता हूँ। तो कंट्रोलर कैसे बनाते हैं? कंट्रोलर की कमांड होती है, यहाँ पर हम लिखेंगे, एक न्यू टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। आपको ये पहले भी पता है कैसे कंट्रोलर का बनाते हैं। तो
PHP आर्टिसन लिखते हैं मेक और कॉलन कंट्रोलर, और यहाँ पर कंट्रोलर का नाम लिखते हैं, और कंट्रोलर का नाम मैं लिख देता हूँ रजिस्टर कंट्रोलर, रजिस्टर कंट्रोलर। तो ये इसको हिट करने से हमारे पास रजिस्टर कंट्रोलर बन गया है। आप यहाँ पर आकर अपने प्रोजेक्ट में ऐप के अंदर HTTP के अंदर और कंट्रोलर के अंदर इसको देख भी सकते हैं। ये रजिस्टर कंट्रोलर बन चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि इसका अगर कोई यहाँ पर मैं फंक्शन बनाता हूँ कि इंडेक्स का फंक्शन अगर इसका कोई कॉल करे तो हमारा जो रजिस्टर वाला पेज है वो ओपन होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर फंक्शन लिखता हूँ फंक्शन, और फंक्शन का नाम है इंडेक्स। ये अपनी मर्जी का नाम हम रख सकते हैं, और इंडेक्स लिखने के बाद हमने ये छोटी ब्रैकेट्स लगानी होती हैं और आगे करली ब्रैकेट्स। और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ कि ये जो फंक्शन है जब इसके ऊपर ये हिट किया जाए इसको, तो ये फंक्शन रिटर्न करे। रिटर्न क्या चीज करे? ये व्यू रिटर्न करे। और व्यू कौन सा रिटर्न करे? यहाँ पर स्लैश में हमने डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर हमने व्यू का नाम लिखना होता है कि ये फंक्शन कौन सा व्यू रिटर्न करे। ये व्यू रिटर्न करे रजिस्टर वाला, REGISTER रजिस्टर, हाँ रजिस्टर वाला व्यू ये रिटर्न करे। आगे ब्लेड डॉट PHP लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि अच्छा रजिस्टर वाला यही इनका व्यू है जो हमने वहां पर उसको ये वाला ये जहाँ पर ओपन व्यू है रजिस्टर डॉट ब्लेड डॉट PHP, तो उसका सिर्फ फर्स्ट नाम लिख देने से ये आ जाता है। अब हमने अपने राउटर में बताना है कि जब कोई बंदा ये रजिस्टर वाला हिट करता है URL, तो उसको कौन सा फंक्शन कॉल करना चाहिए। तो कंट्रोलर के अंदर अभी आप ये देखें यहाँ पर मैंने इंडेक्स का फंक्शन बनाया है। मैं चाहता हूँ कि इंडेक्स का फंक्शन जब कॉल होगा तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? ये रजिस्टर वाला व्यू रिटर्न कर देगा। तो मैं यहाँ पर इसको बताता हूँ, मैं ऊपर वाली लाइन कॉपी कर देता हूँ क्योंकि आप लोगों ने ये ऑलरेडी आपके प्रोजेक्ट में बनी हुई होगी ये वाली लाइन, और इसको मैं नीचे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये इस इन दो लाइंस का अल्टरनेटिव मैं लिख रहा हूँ, इसके जरिए भी कर सकते हैं और इसको कंट्रोलर के जरिए भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसका URL वही ऊपर वाला जो लिखा है उसको कॉपी करके यहाँ लिख देता हूँ कि जब कोई बंदा माई रजिस्टर लिखे तो वो कौन से कंट्रोलर में आए? वो आए रजिस्टर कंट्रोलर के अंदर। ये क्लास है, रजिस्टर कंट्रोलर की क्लास है। ये क्लासेस क्या होती हैं आपको जब आपने PHP पढ़ी होगी या भी आप लोगों ने पढ़नी भी है तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि ये रजिस्टर ये जो क्लासेस होती हैं ये किस तरीके से यूज करते हैं और इनके अंदर जो फंक्शंस होते हैं वो कैसे यूज करते हैं। तो ये इसके बाहर वाली जो चीज़ इजाफी आ चुकी है इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करके इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, और रजिस्टर कंट्रोलर को आए और रजिस्टर कंट्रोलर का कौन सा फंक्शन? इंडेक्स का फंक्शन ये चलाए। अभी ये देखिए ये हाईलाइट हुआ है, मतलब कि ये क्लास इंपोर्ट नहीं की हुई। इसके ऊपर आप माउस लेकर ऐसे छोड़ेंगे तो नीचे वो ऑप्शन देगा कि इंपोर्ट क्लास, तो आपने इंपोर्ट क्लास कर देनी है। तो यहाँ तक आपको पहले भी पता था कि किस तरीके से हम अपना जो है क्या उसको कहते हैं कंट्रोलर को बनाते हैं और उसमें उसको हिट करते हैं। ये 2 दफा लिखा गया है, इसको मैं मिटा देता हूँ, इतना लिखना है बस। और अभी मैं ये ऊपर वाला राउट ही का ये अल्टरनेटिव है तो इसको भी मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। और अभी मैं इसको चला कर देखता हूँ कि दोबारा ये हमारा जो व्यू है वो चल भी रहा है या नहीं, ये वाला। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अभी आप देखेंगे कि ये बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जिस तरह पहले चल रहा था, लेकिन अब मैंने इसको कंट्रोलर के जरिए कंट्रोल किया है। इसको हमने वैसे सिंपली जो है राउट लिख कर इसको कंट्रोल नहीं किया, बल्कि कंट्रोलर के जरिए ये इसको रिटर्न हो रहा है। उसके बाद अब हमने ये देखना है कि हमने अब डेटा को सेव करवाना है अपने डेटाबेस में। जो यहाँ से मैं अपना नेम और यहाँ से लास्ट नेम और ईमेल वगैरह लिखूँ उसको मैंने अपने उसमें सेव करवाना है, डेटाबेस में सेव करवाना है। तो उसके लिए हमें एक और चीज़ की अब ज़रूरत पड़ेगी, मॉडल उसको बोलते हैं।
उसको क्या बोलते हैं, मॉडल बोलते हैं। पहले हमने कंट्रोलर बनाना सीखा, कंट्रोलर में हम वो चीज़ों को कंट्रोल करते हैं कि कौन सा व्यू हमें रिटर्न होना चाहिए और कौन सी रिक्वेस्ट आए तो उसको कहाँ पर भेजना चाहिए। अब मॉडल में हमने ये देखना होता है कि हमने डेटाबेस के अंदर डेटा को कैसे सेव करवाना है। तो मॉडल जो है वो बेसिकली डेटाबेसेस के लिए यूज होता है। तो हम एक मॉडल बना लेते हैं। यहाँ पर मॉडल बनाने का तरीका बिल्कुल कंट्रोलर बनाने के तरीके जैसा है। यहाँ पर हम लिखेंगे PHP आर्टिसन मेक मॉडल और आगे मॉडल का नाम मैं रख देता हूँ रजिस्टर, R कैपिटल और आगे REGISTER रजिस्टर, मेक मॉडल रजिस्टर। ये रजिस्टर में मॉडल बना दिया रजिस्टर के नाम का। अब ये मॉडल बन गया। अब मैंने एक टेबल बनाना है। आपको पता होगा कि डेटाबेस के अंदर जो भी चीजें सेव की जाती हैं वो टेबल के जरिए सेव की जाती हैं। तो टेबल बनाने के लिए मुझे माइग्रेशन बनाना पड़ेगी। ये दूसरी चीज अब आज के लेक्चर में नई जो चीज है वो दूसरी हम ये अब स्टडी कर रहे हैं कि माइग्रेशन कैसे बनानी है। माइग्रेशन को डेटाबेस के अंदर टेबल्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और मॉडल जो है वो हमारे डेटा को सेव करवाने में हेल्प आउट करता है। माइग्रेशन क्या करती है, वो डेटा को टेबल बना कर देती है कि यहाँ इस टेबल के अंदर आप अपना डेटा सेव करवा लो। तो मैं कमांड के जरिए ही माइग्रेशन बनाऊंगा। PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशन बनाओ और आगे क्या माइग्रेशन में हम क्या करवाना चाहते हैं, हम एक टेबल क्रिएट करवाना चाहते हैं। तो मैं लिखूंगा क्रिएट। अब यहाँ पर जो सेंटर में क्रिएट मतलब कि बनाओ, कौन सा टेबल बनाओ, रजिस्टर्स। क्योंकि हमारा मेन जो मॉडल है वो रजिस्टर के नाम का है, तो उस नाम का प्लूरल हमने लिखना होता है। इसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होता है, लेकिन हमारे जो टेबल का नाम है वो हमने स्मॉल में लिखना होता है। रजिस्टर्स के नाम का हम टेबल बना रहे हैं और आगे फिर स्लैश ये डैश डालेंगे और आगे टेबल। क्या हमने कमांड लिखी है, PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशन बनाओ और क्रिएट रजिस्टर्स टेबल। अपने मॉडल के नाम का प्लूरल और फर्स्ट लेटर इसका कैपिटल है और हमारे टेबल का नाम स्मॉल लेटर के साथ स्टार्ट होना चाहिए। और ये जो सेंटर वाला है ये उस टेबल का नाम होगा जो ये बनाया जा रहा है, क्रिएट रजिस्टर्स टेबल। तो ये रजिस्टर्स के नाम के एक टेबल बना देगा हमारे डेटाबेस के अंदर। और हमने कि इसमें क्या करना है, ये कमांड्स याद करने की इतनी ज़रूरत खास नहीं है। अगर आपको भूल भी जाता है तो कोई मसला नहीं, आपने सिर्फ गूगल में लिखना है कि व्हाट इज़ कमांड फॉर मेक माइग्रेशन बनाने के लिए क्या कमांड है, व्हाट इज कमांड फॉर टू मेक टेबल इन डेटाबेस इन लारावेल के अंदर जो है वो टेबल बनाना हो डेटाबेस के अंदर तो वो कैसे बनाते हैं। तो गूगल में आपने देखना वो फौरन आपको बता देगा। और याद रख लें तो फिर तो और भी अच्छी बात है, अगर आपको ज़बान नहीं आती हो तो इसको मैं इंटर कर दूंगा। और ये हमारे पास ये देखो उसने कहा है कि माइग्रेशन मैंने क्रिएट कर दी है। और यहाँ पर जो है हम देखेंगे अभी हमारे पास एक माइग्रेशन आ चुकी होगी और कहाँ पर होगी, डेटाबेस के अंदर होगी। और ये माइग्रेशन और यहाँ पर ये रहा, ये क्रिएट रजिस्टर्स टेबल, ये यहाँ पर ये माइग्रेशन हमारी बन चुकी है। अब इस माइग्रेशन में हमने बताना है कि जो हमारा टेबल है उसमें कौन कौन से कॉलम होने चाहिए और उसमें क्या उसकी डिटेल होनी चाहिए, उसकी टाइप क्या होनी चाहिए। तो वो सारा अब हम बताएंगे कि टेबल हमारा जो बनने जा रहा है वो किस तरह का होना चाहिए। वो उस तरह का होना चाहिए जिस तरह हम उसमें डाटा सेव करवाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर हम इसमें डाटा ये सेव करवाना चाहते हैं, ये वाला फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, व्हाट्सएप नंबर, एजुकेशन, तहसील, करंट जॉब और डिस्ट्रिक्ट और जेंडर और सबमिट। तो इस तरह का हम डेटा सेव करवाना चाहते हैं। तो हमारे पास कॉलम डेटाबेस के अंदर जो टेबल होना चाहिए वो इन्हीं नेम के रिलेटेड होना चाहिए, ताकि जो यहाँ से डेटा जाए वो सारा के सारा हम अपने हर कॉलम में सेव करवा सकें। तो
यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर इसका एक फंक्शन लिखना है। अब फंक्शन के अंदर हमने बताना है कि टेबल किस तरह का होना चाहिए। अब इसको भी याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंने भी याद नहीं रखा हुआ। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर माइग्रेशन में दोबारा आता हूँ। ये देखें, माइग्रेशन ऊपर ही खुली हुई थी, और यहाँ पर दोबारा अगर यहाँ पर डेटाबेस में भी आ जाए, प्रोजेक्ट में आ जाए, आपको दोबारा से बता दूँ, डेटाबेस में, और डेटाबेस में माइग्रेशन के अंदर ये देखें, आपने क्रिएट यूजर्स टेबल वाली ओके कर लेनी, और ये यूजर टेबल वाली आ गई। अब यहाँ से हमने इसके आप फंक्शन ये लिखा हुआ है, यहाँ से लेकर इतना, ये इन ब्रैकेट्स के अंदरूनी हिस्सा जो है ये वाला, ये आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है पूरा, और इसको कंट्रोल सी करके कॉपी कर लिया, और हमने अपने रजिस्टर्स वाले में आ गए। और ये देखिए, ये ब्रैकेट्स जो है ना वो लगी हुई हैं यहाँ पर, उसके अंदर हमने ये पेस्ट कर दिया। अब देखें जी, अब क्या करना है, वो तो था यूजर्स का, ये देखें ऊपर लिखा हुआ भी है क्रिएट यूजर्स टेबल, वो यूजर टेबल वाला था। अब ये क्या है, ये रजिस्टर टेबल वाला है। तो हमने यहाँ पर हमारे टेबल का नाम क्या है, जो टेबल का नाम है वो होना चाहिए, और वो है REGISTERS, रजिस्टर्स टेबल का नाम है। और फिर ये फर्स्ट लाइन सबके साथ आती है, मेन आईडी होती है डेटाबेस के अंदर, ये ऑटो इंक्रीमेंट होती है, ये आपने ऐसे ही रहने देनी है। अब दूसरी जो है ना, दूसरी ये चेंज करनी है हमने, कि एक कॉलम है और उसका नाम क्या होना चाहिए, उसका नाम हमने अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक रखने हैं। ये देखें, फर्स्ट नेम वो होना चाहिए, ये जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो कि जिस तरह का डाटा सेव करवाना है, आपने उस तरीके से उसका रखना है नाम। तो मेरी इसकी रिक्वायरमेंट है जी फर्स्ट नेम, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। ये आप अपनी मर्जी का, जैसे मर्जी, फर्स्ट कैपिटल स्मॉल जिस तरह का भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। मैं इस तरह का लिखता हूँ कि फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, या इसको एफ नेम भी लिख सकते हैं, फर्स्ट नेम, कोई भी आपकी मर्जी का है। और ये इसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। और फिर दोबारा उसका क्या है, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। दूसरी चीज उसकी क्या है, वो है जनाब हमारे पास है, यहाँ पर मैं कंट्रोल वी करके, दूसरी चीज है हमारे पास लास्ट नेम। तो मैं यहाँ पर इसको क्या कर दूंगा, लास्ट नेम है हमारे पास सेव करवाने वाला। और क्या है, फॉर्म में से देख लेते हैं, ईमेल है, तो ईमेल ऑटोमेटिक उसने ये लिखा हुआ है, और उसने कहा है कि ईमेल सबका यूनिक होना चाहिए। तो हम भी चाहते हैं कि ईमेल यूनिक हो, मतलब कि एक से ज्यादा अगर ईमेल वो उसको अलाउ ना करे। अगर एक यूजर बार बार ईमेल अपने से रजिस्टर हो रहा है, तो वो उसको कहे कि आपका ईमेल जो है ना वो यूनिक है, वो उसको आप बार बार रजिस्टर नहीं कर सकते, एक दफा हो चुका है। उसके बाद जो है ये टाइम स्टैम्प है जी, अभी हम इसको इग्नोर कर देते हैं। ये मैंने काट दिया है। और ईमेल के बाद और क्या हमने चीज़ सेव करवानी है, व्हाट्सएप नंबर है। तो यहाँ पर हम पासवर्ड की जगह व्हाट्सएप _NO व्हाट्सएप नंबर लिख लेते हैं। और हमारे पास क्या चीज़ है, यहाँ से व्हाट्सएप नंबर के बाद है एजुकेशन। तो इसको मैं कॉपी कर लूँगा यहाँ से, कंट्रोल C, और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। और यहाँ पर मेरा कॉलम का नाम अब क्या है, एजुकेशन है, एजुकेशन है। और उसके बाद क्या है देखते हैं, उसके बाद हमारे पास है जी तहसील, कौन सी तहसील वो है। तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे कंट्रोल C, और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे कंट्रोल V, और यहाँ पर मैं इसको कर दूंगा तहसील, तहसील। और उसके बाद हमारे पास क्या है, तहसील के बाद हमारे पास है करंट जॉब स्टेटस। तो मैं एक और कॉलम यहाँ पर बना दूंगा अपने टेबल के अंदर, कॉपी किया और इसका मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। और यहाँ पर मैं लिख दिया CRUNT करंट जॉब STATUS, करंट जॉब स्टेटस। और करंट के स्पेलिंग मुझे लगता है नहीं सही, हाँ ये होते हैं करंट जॉब स्टेटस। और उसके बाद हमारे पास क्या है सेव करवाने वाला, डिस्ट्रिक्ट है, और फिर लास्ट पे जेंडर है। डिस्ट्रिक्ट
हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इसी को कॉपी कर लेंगे, सी और यहाँ पर कंट्रोल वी और डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं और आपको इसमें बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा कि ये देखें ड्रॉप डाउन में चीज़ें हों तो उसको आप कैसे डेटाबेस में सेव करवाते हैं, और वैसे ईमेल की फॉर्म में हो तो उसको कैसे सेव करवाना है। तो ये थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, लेकिन आपको इसका काफ़ी बेनिफिट होगा कि किस तरीके से आपने कॉम्प्लिकेटेड डाटा को अपने डेटाबेस के अंदर सेव करवाना है। वो आपने परेशान नहीं हो ना, ये जब आप समझ लेंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट के बाद हमारे पास और क्या है, हमारे पास और है अभी, और वो है हमारे पास है जेंडर। जेंडर इन सब को मैं कर देता हूँ नल लेबल। नल लेबल का मतलब है कि अगर इसकी वैल्यू आप सेव करवाओ तब भी ठीक है और सेव ना करवाओ तब भी ठीक है। तो मैं सबको नल लेबल कर रहा हूँ ताकि मैं कुछ वैल्यूज सिर्फ इसमें से सेव करवाऊँ और बाकी सेव अभी फिलहाल के लिए नहीं करवाऊंगा, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। मैं सब कोई नल लेबल कर रहा हूँ, साथ आपने नल लेबल लिख लेना है कि इसकी वैल्यू आप सेव करवा दो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सेव करवाओगे तो फिर भी वो मसला नहीं करेगा, लेकिन अगर नहीं लिखेंगे तो फिर आपकी मजबूरी है कि आप इसको सेव करवाओ ही करवाओ। इसको नल लेबल हम नहीं रखते और इसको फर्स्ट नेम ये भी नल लेबल रख लेते हैं। सारी वैल्यूज में नल लेबल रख रहा हूँ। रिमेंबर टोकन को मैं मिटा देता हूँ और ये टाइम स्टैम्प ये लगे रहने देते हैं, ये दो कॉलम एक्स्ट्रा क्रिएट कर देता है डेटाबेस के अंदर, क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट का। तो ये काफ़ी फिर बाद में हमें हेल्प आउट करते हैं कि कब ये बना था, यूज़र रजिस्टर हुआ था और कब इसको अपडेट किया गया था। तो ये हमारे पास डेटाबेस के टेबल का डिज़ाइन बन गया कि टेबल में ये चीज़ें होनी चाहिए। अब उसके बाद हमारा है नेक्स्ट स्टेप कि इसको अप्लाई कौन से टेबल में करना चाहिए, कौन सा डेटाबेस होना चाहिए। तो हमारे पास जैम्प के अंदर हमने अगर ऑलरेडी टेबल या डेटाबेस नहीं बनाया हुआ, बल्कि टेबल तो ये खुद बनाएगा, हमें यहाँ पर डेटाबेस बनाना पड़ेगा। और वो कैसे बनाते हैं, जैम्प को लिए मैंने और यहाँ पर मैं डेटाबेस में आया और डेटाबेस के अंदर यहाँ पर वसी के नाम का कोई है डेटाबेस नहीं है। ठीक है, मैं वसी के नाम का एक डेटाबेस बना लेता हूँ क्योंकि प्रोजेक्ट का नेम वसी है। ये देखें, वसी के नाम का डेटाबेस बन गया है। अब मैंने अपने लारावेल को बताना है कि भाई आपने वसी के नाम का एक डेटाबेस है उसको यूज करना है। तो लारावेल को हम बताते हैं इसकी ENV फाइल में, .env फाइल, ये ऐप फर्स्ट प्रोजेक्ट के ऊपर ही हमने क्लिक किया ना प्रोजेक्ट के ऊपर, तो ये नीचे काफी सारी चीजें खुल गई और ये ENV फाइल, यहाँ पर हमने इसको बताना होता है कि भाई आपने कौन सा डेटाबेस यूज करना है। तो ये काफी इसकी डिटेल लिखी हुई है, इसको आपने घबराने की जरूरत नहीं है। आपने ये देखें, ये डीबी मतलब कि डेटाबेस कनेक्शन MySQL है होस्ट, ये लोकल होस्ट है, ये इसकी पोर्ट है, और ये डीबी डेटाबेस मतलब कि ये डेटाबेस का नेम है। और यहाँ पर लारावेल लिखा हुआ है तो ये मैं कर देता हूँ वसी के नाम का मैंने बनाया है। तो वसी के नाम का डेटाबेस आप जो मैंने बनाया है वो यूज करना है और उसका यूजर नेम बाई डिफॉल्ट रूट होता है और पासवर्ड ब्लैंक होता है, तो इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। ये करने के बाद आपने ENV फाइल को कर देना है बंद और अपने यहाँ पर इसी प्रोजेक्ट में आ जाना, दोबारा टर्मिनल में आ जाना है। ये माइग्रेशन आपने बना ली, माइग्रेशन मेक कर ली, और आप इसको माइग्रेट करने का टाइम है कि जो आपने डिजाइन बनाया है टेबल का वो आपके डेटाबेस में जाकर लग जाए। तो हमने लिखना है PHP आर्टिसन माइग्रेट। ये लिखने के बाद हमने सिंपली इसको इंटर कर देना है और ये देखें इसने माइग्रेट कर दिया। अब हम दोबारा डेटाबेस में आते हैं चेक करते हैं कि क्या इसने वाकई टेबल बना दिया है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, इसी वाला है, और इसने ये काफ़ी सारे ये अभी वसी का ये है, यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए इसने काफ़ी सारे टेबल बना दिए और हमारा टेबल ये कैसे बन गया यूजर पर्सनल, क्योंकि इसकी माइग्रेशन ऑलरेडी
बाय डिफॉल्ट वहां पर बनी हुई थी, हमने यूजर वाले में से डाटा कॉपी भी किया था। तो ये रजिस्टर्स वाला हमने बनाया है। और इसमें ये देखें आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, व्हाट्सएप नंबर, एजुकेशन, तहसील, करंट जॉब स्टेटस, डिस्ट्रिक्ट, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। और ये जो क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड आया है, ये हमारे उसकी वजह से आया है, जो साथ हमने टाइम स्टैम्प लगाया था, यहाँ पर ऑटोमेटिक लगा हुआ था, मैंने जब कॉपी किया था तो ये टाइम स्टैम्प क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड लगा देता है। अब हम आ जाते हैं जी अपने मेन मकसद की तरफ, कि अब ये पीछे हमने वो इसका स्टोर भी बना लिया, जहाँ पर हमने डाटा को स्टोर करवाना है, टेबल भी बना लिया। अब हमने फ्रंट एंड से जो चीज़ें भेजनी है वो हमने अपना यहाँ पर सेव करवानी है डेटाबेस के अंदर। तो उसके लिए हमें दोबारा से कंट्रोलर में आना पड़ेगा, रजिस्टर कंट्रोलर में। यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाएंगे कि जब इस फंक्शन को कॉल किया जाए तो फंक्शन हमारा क्या करे, डेटाबेस के अंदर जो हमारा डाटा है उसको स्टोर करवा दे। तो मैं लिख देता हूँ फंक्शन, और यहाँ पर इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैं इसका नाम स्टोर रख रहा हूँ क्योंकि ये डाटा को स्टोर करवाता है। आप अपनी मर्जी का कुछ भी नाम रख सकते हैं। और इंटर किया और ये स्टोर फंक्शन यहाँ पर आ गया है, ये खाली है अभी। और यहाँ से मैं इसको कहता हूँ कि जब ये कोई बंदा इसको यहाँ पर सबमिट करे, यहाँ ये सारी चीज़ें लिखने के बाद इसको सबमिट करे, तो ये सारी चीज़ें सबमिट के बटन के क्लिक होने पर हमारा ये स्टोर का फंक्शन हिट हो। कौन सा, ये वाला, ये स्टोर का फंक्शन हिट हो। तो हमने इसके लिए हमें एक राउट बनाना पड़ेगा web.php में, और डाटा को सेव करना हो तो आमतौर पर उसका जो राउट होता है वो पोस्ट का होता है। इसको मैं कंट्रोल सी करके दोबारा कंट्रोल वी कर देता हूँ। यहाँ पर अब इसका जो मेथड है ये गेट की बजाय पोस्ट है, कि हम डाटा को सबमिट करेंगे पोस्ट। और यूआरएल भी हम अपनी मर्जी का रख लेते हैं, हम गेट रजिस्टर की बजाय सेव रजिस्टर रख लेते हैं, अपनी मर्जी का कोई भी रख सकते हैं। सेव रजिस्टर, भाई डाटा को ये सेव करवा रहा है। और कौन से फंक्शन है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है जी स्टोर। और कौन सी क्लास है, रजिस्टर कंट्रोलर की क्लास है। ये रजिस्टर कंट्रोलर के अंदर है ना स्टोर का फंक्शन, ये हमने बनाया है। मैंने कहा है कि अगर कोई जिसका मेथड पोस्ट हो और यूआरएल उसका ये हो, तो वो रजिस्टर कंट्रोलर में आए और उसको स्टोर वाले फंक्शन की तरफ चला जाए, उसको स्टोर वाले फंक्शन को भेज दो। तो हम यहाँ पर अपने फॉर्म में आएंगे, रजिस्टर, ये ब्लेड या डॉट php फॉर्म हमारा बना हुआ था रजिस्टर वाला। यहाँ पर अब हमने इसका जो फॉर्म है उसको सेट करना है। फॉर्म को बताना है कि फॉर्म भाई जब आप सबमिट हो तो आपने कहाँ पर जाना है, आपने भागता हुआ इस यूआरएल पे आके लगना है, सेव रजिस्टर वाले पर। और जब ये सेव रजिस्टर पर लगेगा तो ये ऑटोमेटिक इसको ये रजिस्टर कंट्रोलर के स्टोर वाले फंक्शन पर लेकर जाएगा। और वो फंक्शन हम बाद में लिखेंगे कि वो कैसे डाटा को स्टोर करवाता है। तो मैं फॉर्म को अब इसके अकॉर्डिंगली सेट करता हूँ। यहाँ पर फॉर्म, ये देखिए ये फॉर्म का टैग है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और फॉर्म का जो नेम है इसने लिखा हुआ है यहाँ पर, ये वैसे नहीं लिखते होते, फॉर्म को हम नेम नहीं देते, फॉर्म को हम देते हैं एक्शन देते हैं। एक्शन में हमने बताना होता है कि किस साइड पर जाए, ये फॉर्म सबमिट होने पर किस साइड पर जाए, कौन सी यूआरएल पर जाए। एक्शन में वो देना होता है कि फॉर्म जब सबमिट किया जाए तो वो कौन सी यूआरएल पर जाकर लगे। तो मैं चाहता हूँ कि वो फॉर्म सबमिट होने पर इस यूआरएल में जाकर लगे। तो मैं यहाँ से कॉपी करूंगा इस यूआरएल को और अपने फॉर्म के एक्शन में आकर इसको सेव कर दूंगा। ये फॉर्म के एक्शन में आकर मैं इसको पेस्ट कर दिया। मैंने कहा कि जब ये फॉर्म सबमिट हो तो वो इस रजिस्टर, सेव रजिस्टर वाले यूआरएल पर लगे। और इस फॉर्म का जो मेथड है METHOD मेथड, वो क्या होना चाहिए, वो मैंने बताया उसको कि पोस्ट होना चाहिए। यहाँ पर यूआरएल में बताया है कि मेथड इसका जो है वो पोस्ट है।
तो ये दो चीजें करने के बाद अब मैंने आना है अपने फॉर्म में, और यहाँ पर हर का जो है वो हर इनपुट का साथ नेम लिखना है। उस नेम के जरिए वो आगे जाएगा। इसमें नाम किसी का भी नेम नहीं लिखा हुआ, यहाँ इनपुट के अंदर नेम होना चाहिए। इसने आईडी नेम दी हुई है, तो ज़ात खुद एन एम ई नेम का एक एट्रीब्यूट है। इस नेम के अंदर इसका नाम जो भी लिखेंगे वो पीछे बैकएंड पर जाएगा। तो एफ नेम बेशक लिख लो आप। और ये है तो फर्स्ट नेम, हाँ जी फर्स्ट नेम। और उसके बाद ये क्या है, ईमेल है। और इसके लास्ट नेम वाला ऑप्शन कहाँ पर होगा फिर। चले बहरहाल अभी मैंने एक को ही नाम दिया है। मैं आपको एक ये फर्स्ट नेम ही स्टोर करवाना सिखा देता हूँ, बाकी सबको आप जिस जिसको नाम देंगे उसके हिसाब से वो पीछे डेटाबेस में आता जाएगा। जी, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इस फॉर्म को सबमिट करके देखते हैं कि ये क्या करता है। और सबमिट करने से पहले मैं यहाँ अपने फंक्शन में एक लगा देता हूँ निशानी के ये वाकई आ भी रहा है या नहीं, तो उसको बोलते हैं डी डी डाई। कि जब ये यहाँ पर आए तो आपने ओके करके रुक जाना है वहीं पर, इसको डी डी बोलते हैं चेक करने के लिए। तो अब हम अपने आ जाते हैं व्यू में यहाँ पर, और इसको हम कर लेते हैं एक दफ़ा रिफ्रेश। और रिफ्रेश करने के बाद अब हम करते हैं सबमिट के ऊपर क्लिक। अब सबमिट के ऊपर क्लिक होने पर मैंने बताया कि फॉर्म कहाँ पर जाए। फॉर्म जाएगा कहाँ पर जाएगा, जब ये सबमिट के ऊपर क्लिक होगा तो ये देखो रजिस्टर का फॉर्म है, और ये सेव रजिस्टर वाले यूआरएल पर जाएगा। जो एक्शन होता है वो यूआरएल में होता है, तो इस यूआरएल पर जाएगा। और वो कहाँ पर है, वेब डॉट पीएचपी में है, सेव रजिस्टर। और आगे रजिस्टर कंट्रोलर में आएगा, और उसके स्टोर फंक्शन में आएगा, और उसके स्टोर फंक्शन में लगा हुआ है डीडी लगा हुआ है। डीडी का मतलब होता है डाई एंड डंप। ये रजिस्टर कंट्रोलर की क्लास है, और यहाँ पर स्टोर फंक्शन में डीडी लगा हुआ है, मतलब कि मुझे पता चल जाएगा कि ये स्टोर फंक्शन में आ रहा है अगर ये ओके प्रिंट करवा देता है तो अब मैं इसको लिखता हूँ, सबमिट करता हूँ। ये सबमिट करने पर सबमिट हो क्यों नहीं रहा भला, देख लेते हैं इसको फॉर्म में क्या मसला है। ये फॉर्म इसमें मसला है, ये दोबारा बनाएगी बच्ची। इसको मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि ये फॉर्म नहीं चल सकता, क्योंकि एक ही फॉर्म के अंदर सारा डाटा सेव होना चाहिए था, ना कि हर फील्ड को अलग अलग तरीके से फॉर्म के अंदर लिखकर। तो ये जिसने बनाया है बच्चे, आपने इसको सेट कर लेना है। और अभी मैं एक सिंपल सा फॉर्म बना रहा हूँ जिसके अंदर सिर्फ एक मखसूस सी चंद चीज़ें जो हैं वो सेव होती होंगी। मैं यहाँ पर एक और फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू फाइल। और यहाँ पर मैं इसका नाम रख लेता हूँ फॉर्म डॉट एच टी एम एल रख लेता हूँ नाम, फॉर्म डॉट एच टी एम एल। और इसको हम ओके कर देते हैं, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एच टी एम एल। हाँ ये आ गया HTML5, और मैं इस पूरे को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये इसका पैटर्न जो है वो आ जाएगा यहाँ से। इसको मैंने अपने यहाँ पर रजिस्टर वाले में कॉपी पेस्ट कर दिया। और यहाँ पर अब मैं आपको एक H1 लिख लेते हैं ताकि ऊपर वो हमें क्लियरली नज़र आए। और वो है रजिस्टर यूर सेल्फ, रजिस्टर यूर सेल्फ। और अब यहाँ पर हम फॉर्म बनाते हैं। फॉर्म के लिए फॉर्म का टैग यूज होता है, ये देखिए फॉर्म का टैग यूज हुआ। और यहाँ पर हमने इनपुट्स लिखनी होती हैं, और चाहे तो साथ लेबल भी लिख लें। तो लेबल लिखे ना लिखे उनके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं होता, मेन हमारा ताल्लुक होता है इनपुट के साथ। तो चले मैं लेबल भी लिख लेता हूँ, LABEL लेबल। और लेबल फर्स्ट लेबल क्या है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट नेम। हम ये छोटा सा ही फॉर्म बनाएंगे ताकि अच्छे तरीके से समझ आ जाए। फर्स्ट नेम इनपुट, और इसकी टाइप जो है वो है
टेक्स्ट, टाइप इसकी टेक्स्ट है इनपुट की, और इसका हम प्लेस होल्डर लिख लेते हैं। प्लेस होल्डर है इसका कोई भी लिख सकते हैं, इंटर यूर फर्स्ट नेम। ये इनपुट की जो अंदर चीज शो हो रही होती है वो होती है प्लेस होल्डर। इंटर यूर फर्स्ट नेम, और ये, और अब इसका नेम, ये जो नेम NAME नेम करके हम लिखते हैं ना, इस नेम के जरिए डाटा पीछे हमारे बैकएंड पे जाता है। तो फर्स्ट नेम हम लिख लेते हैं F नेम, जरूरी नहीं F नेम लिखें, आप कोई भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ दोनों को, और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। फर्स्ट की बजाय हम कर लेते हैं लास्ट नेम, लास्ट नेम, और यहाँ पर भी हम L नेम कर लेते हैं, लास्ट नेम, और यहाँ पर भी हम लास्ट नेम कर देते हैं ये। और अब हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं कि अब हमारा ये व्यू जो कि पहले इस शक्ल में था अब किस तरह का आता है। ये बिल्कुल सिंपल सा आ जाएगा बगैर वो किसी चीज के। ये देखें, ये जो अंदर लिखा हुआ ये प्लेस होल्डर है अंदर वाला, इंटर योर फर्स्ट नेम, इसमें इंटर योर लास्ट नेम। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं इसमें BR के टैग भी लगा देता हूँ। ये है हमारा प्रोजेक्ट, और इसमें मैं BR का टैग लगा देता हूँ ताकि वो उसके नीचे आ जाए, और लास्ट नेम के बाद भी BR का टैग लगा देता हूँ, और उसके बाद फर्स्ट नेम के बाद भी हम BR का टैग लगा देते हैं ताकि वो नीचे आ जाएंगे एक दूसरे के। और अब हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। ये देखें, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और नीचे हम एक बटन अब लगाएंगे सबमिट का। तो यहाँ पर हम एक बटन लगा देंगे, BU बटन, और बटन में हम लिख देते हैं सबमिट। इस तरीके से भी आप सबमिट वाला बटन लगा सकते हैं क्योंकि इसकी जो टाइप है वो सबमिट होती है। या अगर आप चाहें तो आप इनपुट भी लिख सकते हैं जिसकी टाइप आप बटन सबमिट कर दें, इनपुट, इनपुट, और इसकी टाइप आप कर सकते हैं टाइप सबमिट। और इसकी जो वैल्यू है, वैल्यू मतलब कि इसके अंदर जो लिखी हुई चीज आएगी, और इसकी जो वैल्यू है वो आप क्या कर लें, वो आप कर लें सबमिट। अंदर जो लिखा हुआ होगा वो ये सबमिट होगा या सेव होगा, सेव कर लेते हैं। और अब हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। ये देखें, ये साथ है सेव का आ गया है ऑप्शन। अब हम सेव को भी BR लगाकर कर लेते हैं, नीचे कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ पर उससे पहले BR लगाना पड़ेगा, यहाँ पर BR, और अब इसको रिफ्रेश करते हैं, और अब ये देखें वो सेव नीचे आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि जब यहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ हो मोहम्मद, और ये लास्ट नेम वसीम, और सेव के ऊपर मैं क्लिक करूँ तो ये फॉर्म सबमिट हो जाए। और ये फॉर्म सबमिट होकर कहाँ जाए अभी इसको नहीं पता कहाँ जाना है। ये देखें सिर्फ ऊपर ही लिखा हुआ आ गया है। मैं चाहता हूँ कि सबमिट होकर ये कहाँ जाए, फॉर्म के अंदर हमने इसको बताना होता है, एक्शन देना होता है इसको। एक्शन कहाँ पर आए, यहाँ पर हमने बताया था कि सेव रजिस्टर, कंट्रोल C करके कॉपी कर लिया हमने, और यहाँ पर इसको एक्शन मैंने वो URL दे दिया सेव रजिस्टर। और मेथड इसका कौन सा है, मेथड इसका है जी पोस्ट, जो साथ लगा हुआ है। यहाँ पर ये देखें, ये इसके साथ मैंने पोस्ट मेथड लगाया था। ये डाटा को सेव करवाना हो तो मेथड उसका आमतौर पर हम पोस्ट रखते हैं, डिलीट करवाना हो तब भी पोस्ट रखते हैं। सिर्फ जब डाटा को शो करवाना हो तब उसका मेथड हम क्या रखते हैं, गेट रखते हैं आमतौर पर। लेकिन अगर आप चाहें तो
डाटा को शो करवाने के जरिए भी आप पोस्ट के जरिए शो करवा सकते हैं, सेव करवाना हो तो गेट के जरिए सेव करवा सकते हैं, वो आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। लेकिन जो एक अच्छी प्रैक्टिस है वो ये है कि सिर्फ जब डाटा को शो करवाना हो हमने फ्रंट एंड पर तब गेट यूज करो, अदरवाइज एडिट करवाना हो, अपडेट करवाना हो, सेव करवाना हो, डिलीट करवाना हो तब आपने मेथड पोस्ट रखना है। अब मैंने इसको बता दिया है कि इसका यूआरएल हिट होने पर कौन सा होना चाहिए, और उस यूआरएल के ऊपर जब हिट हो तो वो आगे जाएगा कहाँ वो भी बताया हुआ है मैंने। वो रजिस्टर कंट्रोलर पर जाएगा और स्टोर के फंक्शन में जाएगा, ये इसका तरीका होता है। तो स्टोर के फंक्शन में मैंने क्या लगाई हुई है, डीडी लगाई हुई है, डाई लगाई हुई है। तो वहां पर अगर ये गया तो ये वहां से पकड़ा जाएगा। ये देखें अभी इंटर करने पर ही ये सेव होने लग गया था। ये वसीम और ऐसे वसीम वसीम हो गया, ऊपर हम कर लेते हैं मोहम्मद, मोहम्मद वसीम, और अब इसको सेव करेंगे। ये देखें ये जब भी एरर आए तो आपने समझ जाना है कि फॉर्म के अंदर आपने एक चीज लगानी होती है, CSRF टोकन। ये आपके आपके फॉर्म को सिक्योर बनाता है क्रॉस साइट अटैक से, मतलब कि आपकी वेबसाइट के अंदर सिर्फ जो फॉर्म सेव हो सके, आपके डेटाबेस के अंदर जो फॉर्म सेव हो सके वो आपकी वेबसाइट के जरिए ही सेव हो सकेगा। वो मैं अपनी वेबसाइट के जरिए आपके डेटाबेस में ना फॉर्म सेव करवा लूँ। तो उस चीज से बचने के लिए लारावेल हमें ये एक टोकन प्रोवाइड करता है, इसको बोलते हैं CSRF टोकन। तो आपने सिर्फ लिख देना @CSRF बस। और इसको अब देखें, अब हम इसको सबमिट करेंगे, लेकिन इसको हम पहले मैं ऊपर से मिटा देता हूँ यहाँ से इतना। ये रिफ्रेश किया और अब मैं इसको सबमिट करता हूँ। तो ये देखें ये हमारी वहां पर आ चुकी है हमारे फंक्शन के अंदर। और ये देखें फंक्शन से पहले ये एक एरो सा भी लगा हुआ है जो कि चेक कर लेते हैं ये क्या चीज़ है। रजिस्टर कंट्रोलर में एक एरो सा लगा हुआ है हमारे पास, और वो यहाँ पर तो नहीं है, वहाँ हो सकता है हमारे फॉर्म में हो। फॉर्म में चेक कर लेते हैं हम अपने, ये रजिस्टर के अंदर यहाँ पर भी नहीं है। CSRF के बाद ये लगा के देख लेते हैं, दोबारा से इसको रिफ्रेश करेंगे और सबमिट करेंगे सेव। अभी भी आ रहा है। स्टोर के अंदर यहाँ ओके, और इसको हमने यहाँ पर किया है, दोबारा से सबमिट कर लेते हैं। कंटिन्यू नहीं हट रहा, चलें ठीक है कोई मसला नहीं। अब हम ये देखना चाहते हैं कि हम जो फॉर्म के जरिए डाटा भेज रहे हैं यहाँ से, इसको ये जो मोहम्मद फर्स्ट नेम में लिखा हुआ है और ये जो लास्ट नेम में वसीम लिखा हुआ है, ये जो डाटा हम भेज रहे हैं ये आगे हमने इसको सेव कैसे करवाना है। ये देखिए फर्स्ट नेम से पहले भी ये कुछ आ रहा है, इसको भी हम मिटा देते हैं, सेट कर लेते हैं। फर्स्ट नेम से पहले वो ये आ रहा है ये वाला, और हाँ और कुछ नहीं है। तो अब हमने ये करना है कि आपने कंट्रोलर के अंदर जो हमारा फंक्शन है उसको यहाँ पर हमने बताना है कि रिक्वेस्ट के अंदर ये कैपिटल में ऐसे ही लिखना है आपने, और आगे एक वेरिएबल का नाम लिख देना, डॉलर रिक्वेस्ट भी लिख सकते हैं, $REQ भी लिख सकते हैं, $R भी लिख सकते हैं, डॉलर कुछ भी लिख सकते हैं आप इस तरीके का, ठीक है जो आपका दिल करे। लेकिन आमतौर पर हम इसको डॉलर रिक्वेस्ट ही लिखते हैं। इस वेरिएबल के अंदर हमारी सारी जितनी भी हम डाटा भेजेंगे रिक्वेस्ट के अंदर, जो भी डाटा होगा वो इस रिक्वेस्ट वाले वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। और यहाँ पर मैं इसको शो भी करवा सकता हूँ कि रिक्वेस्ट के अंदर क्या आया है, डीडी के अंदर मैं उसको शो करवा सकता हूँ। मैं लिखूंगा डॉलर रिक्वेस्ट
और आगे एक तरीका होता है, मेथड होता है, इसको बोलते हैं ऑल, समाल में रिक्वेस्ट ऑल, कि इस रिक्वेस्ट के अंदर जितनी भी चीजें हैं आप उसको शो करवा दो, ऑल उस सारी चीज को शो करवा दो। तो रिक्वेस्ट के अंदर सिर्फ दो ही चीजें हैं, एक नेम है और उसका नेम क्या है, मोहम्मद है फर्स्ट नेम, और लास्ट नेम वसीम है। तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ मोहम्मद वसीम, इसको सेव किया और अभी देखें, ये देखें, हाँ टोकन भी है हमारे पास, @CSRF टोकन भी है। टोकन के अलावा उसको इग्नोर करें और ये हमारे पास जो है, ये देखें एफ नेम के अंदर कौन सी चीज स्टोर है, मोहम्मद, और एल नेम मतलब कि लास्ट नेम के अंदर कौन सी चीज स्टोर है, वसीम है। तो एफ नेम और लास्ट नेम ये कहाँ से आया है, ये वो है जो हमने फॉर्म में दिया था। नेम के अंदर मैंने आपको बताया था कि इस नेम की बिहाफ पर पीछे डाटा जाता है। ये देखिए नेम के अंदर एफ नेम दिया और इसके नेम के अंदर एल नेम दिया। तो इस नेम की बिहाफ पर जो इस इनपुट में वैल्यू होती है वो इस नेम की बिहाफ पर जाती है कि एफ नेम मतलब कि फर्स्ट नेम की ये वैल्यू है और लास्ट नेम की ये वैल्यू है। जैसे कि यहाँ पर ये शो हो रही है कि देखें फर्स्ट नेम की ये मोहम्मद वैल्यू है और लास्ट नेम की ये वसीम वैल्यू है। तो अब हमने, हमारे पास ये डाटा आ रहा है रिक्वेस्ट का, अब हमने सेव करवाना है इसको डेटाबेस के अंदर। हमने डेटाबेस में तो काफ़ी सारी चीज़ें सेव करवानी थी, वो फॉर्म भी अभी क्योंकि सही नहीं बना हुआ था, हम सिर्फ इसमें अभी दो चीज़ें सेव करवाएंगे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। आईडी को सेव करवाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक लारावेल खुद ही इसमें लगा देता है। तो अब इस के अंदर हमने सेव कैसे करवाना है आपको बताया था, कंट्रोलर सेव करवाता है। ये जो काम मैंने किया है ये सिर्फ मैंने चेक करने के लिए किया है कि मेरे पास डेटाबेस जो रिक्वेस्ट है उसके अंदर आ क्या रहा है। तो वो मुझे पता चल गया है कि रिक्वेस्ट के अंदर एफ नेम आ रहा है जिसके अंदर फर्स्ट नेम स्टोर है और एल नेम आ रहा है जिसके अंदर लास्ट नेम स्टोर है। तो मैं अब ये करूँगा, मैं अब मुझे मॉडल की ज़रूरत है क्योंकि मॉडल हमें डेटाबेस के अंदर डाटा को सेव करवाने में, डिलीट करवाने में, अपडेट करवाने में या वहाँ से लेने में हेल्प करता है। तो इस टेबल का एसोसिएटेड मॉडल क्या हमने बनाया था, मैंने कहा था कि रजिस्टर्स मैं बना रहा हूँ किस मॉडल की बिहाफ पर, रजिस्टर मॉडल की बिहाफ पर। यहाँ पर हमारे पास वो कमांड अभी पड़ी भी होगी। एक हमने पहले मॉडल बनाया था, ये देखें यहाँ पर नीचे, हाँ ये देखें रजिस्टर मॉडल बनाया और उसकी बिहाफ पर हमने रजिस्टर्स बनाया। अगर हम इसको इस फॉर्म में ना लिखते, मतलब कि इसका नाम हम कोई और लिख देते तो फिर ये इसके साथ एसोसिएट नहीं होना था, या आगे एस ना लगाते तो फिर ये इस मॉडल के साथ एसोसिएट टेबल नहीं होना था। लेकिन अब इसका पैटर्न है, तरीका है कि अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो फिर वो इस मॉडल के साथ एसोसिएट हो जाएगा। लारावेल ऑटोमेटिक इसको पता लगा लेगा कि इस मॉडल का ये टेबल है। अगर आप कोई और टेबल लिखना चाहें, कोई और नाम मतलब कि माई रजिस्टर लिख देंगे तो फिर इसको पता नहीं चलेगा कि इस मॉडल के अगेंस्ट कौन सा टेबल है, फिर हमें मॉडल में बताना पड़ेगा उसको। लेकिन मैंने इसको सीधा सीधा ही जो एक पैटर्न है, तरीका, उसके मुताबिक रख दिया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि रजिस्टर वाला जो मॉडल है वो रजिस्टर्स को डील करता है, रजिस्टर्स का जो टेबल है उसको डील करता है। तो अब इस मॉडल को बुलाने की जरूरत है, तो मैं कहता हूँ रजिस्टर 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 बाई को मैंने बुलाया यहाँ पर, ये देखें ऐप मॉडल, इसको मैंने बुलाया और इसको मैंने कहा है रजिस्टर बाई आप क्रिएट करो, मतलब कि सेव करवाओ, क्रिएट करो, ये ब्रैकेटें मैंने लगाई और ये क्रिएट एक फंक्शन है और आगे सेमी कॉलन, और इस क्रिएट के अंदर मैंने एक दूसरी ब्रैकेट लगाई एरे वाली। और अब मैंने इसको बताया है कि आपने क्या क्रिएट करना है। मैंने अब किस में ये मॉडल किस टेबल में क्रिएट करवाएगा, ये मॉडल हमारा इस रजिस्टर्स के टेबल में क्रिएट करवाएगा। कहाँ पर है ये, इस रजिस्टर्स के टेबल में एक एंट्री क्रिएट करवाएगा। तो इस रजिस्टर के टेबल में पहला फर्स्ट नेम की एंट्री है ये वाली, इसको मैं यहाँ से ऐसे कॉपी भी कर सकता हूँ, वहां पर वैसे भी लिख सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि फर्स्ट नेम जो हमारा वहां पर टेबल में है ना, फर्स्ट नेम, उसके उसके अगेंस्ट आप मतलब कि या उसके नीचे आप ये लगा दो जो डॉलर रिक्वेस्ट के अंदर, डॉलर रिक्वेस्ट के अंदर एफ नेम आ रहा है, वो आप
जो हमारे टेबल के अंदर फर्स्ट नेम का कॉलम है उसके अंदर लगा दो। मतलब कि हमारे टेबल के अंदर जो ये फर्स्ट नेम का कॉलम है उसके नीचे आप क्या चीज लगा दो, जो रिक्वेस्ट के अंदर एफ नेम आ रहा है, जो हमारी यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं हम, जो हमारी इस रिक्वेस्ट के अंदर एफ नेम आ रहा है और वो एफ नेम क्या है, मोहम्मद है। तो रिक्वेस्ट के अंदर जो एफ नेम आ रहा है वो आप हमारे ये इस साइड पर लेफ्ट हैंड साइड पर हमारा टेबल के कॉलम होते हैं, राइट हैंड साइड पर हमने वो चीज लिखनी होती है जो हमने इस कॉलम में सेव करवानी है। तो पहले मैं तो ये सेव करवा दो। दूसरा मैं कहता हूँ कि भाई मॉडल आप ये करो, आप जो हमारा इसके अंदर डेटाबेस के अंदर जो ये सेकंड कॉलम है ना, ये वाला लास्ट नेम का, इसको मैं कॉपी कर लिया। इसको आप ऐसे करो, लास्ट नेम के अंदर जो यहाँ पर पेस्ट कर दिया, लास्ट नेम के अंदर आप वो चीज स्टोर करवा दो जो डॉलर रिक्वेस्ट के अंदर एल नेम के नाम से आ रही है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही होने चाहिए जो रिक्वेस्ट के अंदर आ रहे हों। ये अगर गलत लिखेंगे, अगर आप एफ नेम की बजाय कुछ फर्स्ट नेम कर देंगे या लास्ट नेम कर देंगे तो ये इसको नहीं मिलेगा, क्योंकि रिक्वेस्ट के अंदर तो एफ नेम आ रहा है और आप उसे कह रहे हो कि फर्स्ट नेम, तो वो गलत हो जाएगा। जो रिक्वेस्ट के अंदर आ रहा है आपने सेम वही नेम यहाँ पर यूज कर, तो ये सेव करवा दो। ठीक है, अब चेक करते हैं कि क्या ये सेव करवाता है या नहीं करवाता। हम ऊपर से डी इसको खत्म कर दी है। ठीक है, यहाँ से इसको रिफ्रेश कर लेते हैं दोबारा से। यहाँ पर मैं दोबारा से अपना नेम लिख देता हूँ और सेव करता हूँ यहाँ पर। हाँ ये देखें, ये अब एक मसला आ रहा है। वो कह रहा है कि एड फर्स्ट नेम टू फिलेबल प्रॉपर्टी टू अलाउ मैथ असाइनमेंट। आप इस तरह काफी सारी चीजें, ज्यादा सारी चीजें अपने टेबल के अंदर अपनी मर्जी से स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो हमने अपने मॉडल को बताना होता है कि मॉडल भाई आपको जो भी चीजें आए आपने उसको स्टोर करवाते जाना है। फेलेबल प्रॉपर्टी मैंने उसमें एक्टिवेट करता हूँ मॉडल में जाकर, ये ऐप में आए और ऐप के अंदर मॉडल में आए। मॉडल के कौन सा मॉडल है, रजिस्टर का मॉडल है। और यहाँ पर मैंने इसको कहना है प्रोटेक्टेड। या प्रोटेक्टेड लिखेंगे तो ऑटोमेटिक ही वो आ जाएगा आपके पास। प्रोटेक्टेड नहीं आया, दोबारा लिख लेते हैं। PRO लिखा, प्रोटेक्टेड नहीं, प्रोटेक्टेड डॉलर गार्डेड मैंने ढूंढना, ये आ गया। प्रोटेक्टेड डॉलर गार्डेड फिलेबल भी आप कर सकते हैं, लेकिन गार्डेड में आप एक ही दफा वो सब का कह देते हैं कि ये खाली। गार्डेड खाली, आपने किसी को गार्ड नहीं करना, आपने किसी को रोकना नहीं है। गार्ड गेट पर जो हम गार्ड बैठाते हैं वो रोकने के लिए होता है ना। तो गार्डेड एम्प्टी, आप जो भी चीज हम सेव करवाएं आपने सेव करते जाना है, आपने किसी को नहीं रोकना। जो भी हम भेजें आपने चुप करके सेव करवा देना है। खाली है, गार्डेड खाली है भाई, नहीं रोकना किसी को भी। तो अब हम इसको दोबारा से इसको बैक आते हैं, इसको सेव रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर मोहम्मद वसीम लिखा और सेव किया। और ये देखें, ये कह रहा है कि ईमेल डज नॉट हैव डिफॉल्ट वैल्यू। ईमेल की वैल्यू आपको कह रहा है कि भेजना पड़ेगी, ये क्योंकि इसको मेरे ख्याल में हमने नल लेबल नहीं किया ईमेल को, जो कि हमने करना चाहिए था। ये टेबल बनाते हुए कौन सा रजिस्टर का टेबल बनाते हुए, हाँ ये देखें ईमेल रह गया था, इसको नल लेबल हमने नहीं किया था। तो अब इसको हमने दोबारा से, इसको मैं नल लेबल कर देता हूँ क्योंकि मैं ईमेल स्टोर नहीं करवा रहा। या तो मैं ईमेल स्टोर करवा दूं तो इसको या नल लेबल करने की बजाय, या आप वहां से एक फॉर्म के अंदर एक ईमेल की इनपुट भी डालकर उसको सेव करवा सकते हैं। मैं आपको एक यहाँ पर थोड़ी सी चीज बताता हूँ, मजे की चीज बताता हूँ। ये देखिए, मैंने इसको यहाँ से मिटाया और ऊपर से ये वाला जो नॉन लेबल है इसको कॉपी किया और इसको से यहाँ पर पेस्ट किया और आगे सेमीकोलन। अब जैसे ही मैंने अपने टेबल में चेंज किए, ये देखें ये माइग्रेशन है, क्रिएट माइग्रेशन के अंदर है रजिस्टर टेबल। तो जैसे ही मैंने टेबल में चेंज किए वो फौरन यहाँ पर टेबल में चेंज नहीं आ जाएगी, बल्कि मुझे इसको माइग्रेट करना पड़ेगा दोबारा से।
तो मैं यहाँ पर आऊँगा, दोबारा से इसको माइग्रेट करने के लिए टर्मिनल में आया हूँ और मैं दोबारा ये देखें PHP आर्टिसन माइग्रेट की कमांड लिखी है और इंटर कर देता हूँ और ये कहेगा नथिंग टू माइग्रेट, माइग्रेट करने के लिए कुछ भी नहीं है, हालांकि मैंने चेंज किया है इसमें, तो ये माइग्रेट नहीं कर रहा। तो इस केस में आपने क्या करना है, आपने माइग्रेट फ्रेश करना है, माइग्रेट फ्रेश। माइग्रेट फ्रेश करने से आपका पहले वाला जितना भी डाटा है वो सारा वो डिलीट कर देगा और नए कॉलम दोबारा से बना देगा, नया टेबल बना देगा। तो अगर आपके पास कोई बहुत ही सेंसिटिव डेटाबेस के अंदर डाटा पड़ा है तो फिर आपने कभी भी माइग्रेट फ्रेश नहीं करना। अब क्योंकि मेरे पास इस तरह का कोई सेंसिटिव डाटा नहीं था तो मैंने माइग्रेट फ्रेश कर लिया। अब वो इसको ईमेल को भी नल लेबल कर दिया कि अगर आप ईमेल नहीं भी भेजोगे तो फिर भी कोई मसला नहीं है। तो इसको मैं दोबारा से अब सबमिट करता हूँ और ये देखें ये सेव हो चुका है। कैसे पता चलेगा, यहाँ पर हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं अपने टेबल को और ये देखें ये आईडी फर्स्ट और मोहम्मद और ये वसीम और बाकी सारी चीजें नल लेबल हैं। और ये क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट ये ऑटोमेटिक लारावेल खुद ही लगा देता है। तो बाकी सारी चीजें हमने सेव नहीं की हैं, सिर्फ ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमने अपने फॉर्म के जरिए सेव करवाया है। तो इसी तरीके से हम ये सारी चीजें अपने फॉर्म को बड़ा बनाकर, मल्टीपल फॉर्म नहीं, फॉर्म एक ही रहेगा लेकिन उसमें ये और इनपुट आप ऐड करके इसको बड़ा बनाकर वो सेव करवा सकते हैं अपने डेटाबेस के अंदर। अब ये देखें ये खाली सा पेज है, ये इसने क्या किया है, कंट्रोलर से पूछते हैं कि भाई आपने ये क्या किया है, क्योंकि हम तो कंट्रोलर के पास आए थे वहां से सबमिट करने के बाद, ये कंट्रोलर के पास आए थे और कंट्रोलर के स्टोर के फंक्शन के पास आए थे और उसको मैंने कहा था क्रिएट कर दो और उसने चुप करके क्रिएट कर दिया और पेज आगे खाली है। तो अब मैं कहता हूं कि जब आप क्रिएट कर लो भाई, अब आपने क्या करना है, आपने मुझे दोबारा से रजिस्टर वाले पेज की तरफ शिफ्ट करवा देना है। तो मैं इसको दोबारा कह देता हूँ कि रिटर्न RETURN रिटर्न रीडायरेक्ट, रिटर्न रीडायरेक्ट। आपने मुझे कहाँ भेजना है दोबारा से, आपने मुझे कौन से URL पर भेजना है। रिटर्न रीडायरेक्ट अगर लिख दिया तो अंदर फिर URL लिखना होता है और उस URL का नाम है रजिस्टर। आपने मुझे रजिस्टर वाले URL पर दोबारा भेज देना है। तो आप इसको हम बैक आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर हम कोई भी नाम लिख लेते हैं, किसी भी स्टूडेंट का नाम जो क्लास हमारे पास ले रहा है, हुमा ले रही है अभी, हुमा लिख देते हैं और फर्स्ट नेम हुमा और सेकंड नेम ताहिर और इसको हम सेव करेंगे। ये देखें नॉट फाउंड, ये कैसे हो सकता है, रजिस्टर REGIS रजिस्टर वाला URL हमारे पास नहीं है क्या, हमारे पास रजिस्टर वाला URL तो है, क्या उसके स्पेलिंग नहीं है, सही चेक कर लेते हैं। अब सेव होने के बाद उसको वापसी पर जो है वो ये पेज नहीं मिला, रिटर्न रीडायरेक्ट उसने उसको रजिस्टर पर नहीं किया। इसके वेब में आकर देख लेते हैं, हाँ क्योंकि उसका URL है गेट रजिस्टर ना कि सिर्फ रजिस्टर, गेट रजिस्टर का URL हमें वो रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म पर लेकर आता है। तो मैं दोबारा से अपने कंट्रोलर में आकर इसको बता दूंगा कि आपने क्या करना है, गेट रजिस्टर यहाँ पर कर देना और इसको हम दोबारा से अब सेव करवाते हैं, इसको मिटा देते हैं ऊपर वाले को। लेकिन अब ये हुमा का नाम 2 दफ़ा सेव हो जाएगा क्योंकि ये दूसरी दफ़ा मैं सेव करवा रहा हूँ। और ये देखें ये सेव करवाने के बाद दोबारा वहीं पर आ गया है। सेव कैसे, डेटाबेस में आ जाएंगे, यहाँ से इसको रिफ्रेश करके चेक कर लेंगे कि क्या ये वाकई हमारे पास सेव हो रहा है या नहीं। ये देखें ये पहली दफ़ा भी सेकंड नंबर पर सेव हुआ और ये दूसरी दफ़ा भी सेकंड नंबर पर सेव हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने जो भी डाटा है उसको डेटाबेस के अंदर सेव करवा सकते हैं, हम एडिट करवा सकते हैं, हम डिलीट करवा सकते हैं। जो ये सारी चीज़ें एडिट अपडेट डिलीट ये सारी चीज़ें हम अब नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तो अब आपने इसकी असाइनमेंट क्या है, आपने सिर्फ यही आपने ये जितने भी मैंने चीज़ें बनाई हैं, ये डिस्ट्रिक्ट और जैसे आपने फॉर्म पहले बना हुआ देखा था उसको अच्छी तरीके से आपने वही फॉर्म दोबारा बूटस्ट्रैप में बनाना है सब ने, और वो एक
गुड लुकिंग फार्म होना चाहिए, जिसका सबसे अच्छा फार्म होगा वही हम अपने प्रोजेक्ट में फिर लगा लेंगे। और उस फार्म को बूटस्ट्रैप में बनाना, उसमें सीएसएस आपने नहीं यूज करना है। बूटस्ट्रैप में बनाकर और उसको इंतहाई गुड लुकिंग बनाना है। सीएसएस अगर आप यूज करना भी चाहते हैं तो आपने सिर्फ कलर स्कीम, आपने सिर्फ मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, इन चीजों के लिए आप यूज कर सकते हैं। विड्थ को आपने सीएसएस के जरिए नहीं छेड़ना है, क्योंकि अगर आप विड्थ छेड़ेंगे तो फिर उसका मोबाइल व्यू खराब हो जाता है, फिर वो बूटस्ट्रैप का यूज करने का फायदा नहीं रहता। आप सारा सीएसएस उसमें अप्लाई कर सकते हैं, कलर्स उसके, उसकी क्लासेस आप अपने से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन आपने उसकी विड्थ को नहीं छेड़ना। भाई आप लेफ्ट साइड से उसको मार्जिन दे लो, राइट साइड से मार्जिन दे लो, ऐसा नहीं करना आपने। आपने ना लेफ्ट साइड से मार्जिन देना है, ना राइट साइड से देना है, ना लेफ्ट साइड से पैडिंग देनी है और ना राइट साइड से पैडिंग देनी है। ये दो काम नहीं करने सीएसएस को यूज करते हुए। बूटस्ट्रैप के साथ आप बाकी सीएसएस जो कलर्स वगैरह हैं वो आप सेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ लग गई होगी। अब ये फार्म जिसका सबसे अच्छा होगा, आपने जो फर्स्ट हमारा फार्म देखा था उस जैसा ही होना चाहिए, लेकिन जिसका सबसे प्यारा होगा और जिसका सही तरीके से डाटा सेव हो रहा होगा उसके टेबल के अंदर, उसका फार्म हम फिर अपने प्रोजेक्ट में लाइव करके लगा देंगे। ये प्रोजेक्ट अभी थोड़ी देर में, थोड़े दिनों तक ये हम लाइव कर लेंगे और ये हमारा हम किसी को दिखा भी सकेंगे कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर हमने ये काम किया हुआ है। और ये सिर्फ अभी ये एक फार्म है और ये काफी लेंथी प्रोजेक्ट होना, बड़ा हैवी प्रोजेक्ट होगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।